हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। मैं आपका टीचर अमित फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें लेकर के, जो कि आज महत्वपूर्ण क्या है, आज महत्वपूर्ण है हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने अलग अलग क्लासेस में हर क्लास में लगभग ये आपको समझाया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडियाज़ मिलते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं और सीटेट किस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने लाता है। इस चीज़ को आप कैसे समझेंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे। बहुत सारे मेरे भाई बहन पुराने होंगे जो कई बार दे चुके होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आज पहली बार देने जा रहे हैं। तो जो पहली बार देने जा रहे हैं उनके लिए तो ये विशेष क्लास होनी चाहिए। ये विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं और उससे आइडियाज़ आप कैसे लेते हैं। आइडिया लीजिए, क्वेश्चंस को देखिए, सिर्फ पढ़ा हुआ काम नहीं आएगा। आपके जो सीटेट है वो बहुत सारे तरीक़ों से क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल लाइन टू लाइन क्वेश्चन नहीं होते हैं। आपके नॉलेज के हिसाब से, आपकी समझ के हिसाब से, एज अ टीचर आप क्या सोचते हैं, इस हिसाब के क्वेश्चन भी सीटेट आपसे पूछता है। ठीक है, तो आज हमारे सामने आज की पहली क्लास है और ये 3 फरवरी 2023 का पेपर है जो हम आज देखने जा रहे हैं। किससे संबंधित है? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। इसमें आपके 30 क्वेश्चन हैं। तो आइए समय को बिल्कुल भी खराब किए बगैर देखते हैं कि सीटेट ने 3 फरवरी 2023 में जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो किस प्रकार के हैं और आगे आने वाले भी जो सेट्स हैं उसमें भी आप देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, समझ लीजिए कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 सवाल हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा? आपके पास ऑप्शन है संवेदनशील, दूसरा ऑप्शन है क्षेत्रीय, फिर है विशिष्ट मतलब असामान्य, या फिर अप्रतिक्रियात्मक। तो आपसे सवाल क्या पूछा गया है कि समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं। ठीक है, एक विशेष अवधि तक वो बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं। तो आपको ये बताना है कि ये विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, बताइए क्या होता है? ये संवेदनशील होता है। ठीक है, क्या होता है ये? संवेदनशील। विकास की किस अवधि के रूप में आप इसको जानेंगे? विकास की ये संवेदनशील अवधि के रूप में इसको जानेंगे। क्यों जानेंगे इसको? क्योंकि बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता से सीखते हैं। क्यों? क्योंकि इस अवधि में वो पर्यावरणीय प्रभाव के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस वजह से इस अवस्था को क्या कहा जाता है? संवेदनशील कहा जाता है। ठीक है, यह विकास की क्या होती है? यह विकास की बहुत महत्वपूर्ण, ये विकास की अति महत्वपूर्ण अवस्था होती है। ठीक है, जहाँ पे ये सीखता है। अगला क्वेश्चन है, एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस विभिन्नता से विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा हुआ है? व्यक्तियों में विकास सिर से पैर तक होता है, हर किसी में विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है, या फिर अलग अलग व्यक्तियों में विकास की अलग अलग गति होती है या विकास अलग अलग गति से होता है, हर किसी में विकास समान में विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो ये क्या आपको बताता है? पहली चीज कि एक बच्चा है, मान लीजिए ए है, ये इतने टाइम पे इतना विकास किया। एक बच्चा बी है, ये इतना कर पाया। एक बच्चा सी है, ये इतना कर पाया। तो इससे हमें क्या मालूम चलता है कि जो विकास है वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग दर से होता है। ठीक है, मतलब क्या है आपका तीसरा ऑप्शन क्या है? अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। सब में एक समान विकास नहीं होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से विकास किस पर निर्भर है? विकास, सीधी सी क्वेश्चन है कि विकास किस पर निर्भर है? आनुवांशिक प्रवृत्तियों पर, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं पर, या भौतिक वातावरण पे? तो आपके ऑप्शंस हैं
केवल एक और दो, केवल 2 और 3, या फिर 1, 2 और 3। ठीक है, तो आपसे सवाल क्या पूछा है? सवाल पूछा है विकास किस पर निर्भर करता है। पहली चीज तो विकास निर्भर करता है आनुवांशिक प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं पे भी निर्भर करता है, और आपके भौतिक वातावरण पे भी निर्भर करता है। इसका मतलब है कि ये तीनों ऑप्शन क्या है? आपके सही हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो जिसमें तीनों हो, आपके 4 नंबर में क्या है? तीनों हैं, 1, 2 और 3, तो तीनों पे ऑप्शन आपके सही हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, या मूर्त संक्रियात्मक, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक? इसका जवाब आपको देना है कि किस अवस्था में। ठीक है, बताइए होता क्या है कि इस अवस्था में जो आपकी है ये आपका मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है, इसमें टीचर को क्या देना चाहिए? क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देने चाहिए। क्यों देने चाहिए? क्योंकि संज्ञानात्मक विकास की इस अवस्था में, किसमें? संज्ञानात्मक विकास की इस अवस्था में परिवेश की वस्तुओं को पहचानने, उनमें विभेद एवं वर्गीकरण करने की क्षमता बच्चों में क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है। ठीक है, जो डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी होती है या कैपेबिलिटी होती है वो बच्चे में डेवलप हो जाती है। इसलिए इस अवस्था में इनको, किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न देने चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसात्करण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? संतुलन, असंतुलन, प्रत्यक्ष अवबोधन, या फिर भ्रम? तो आपको बताना है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसात्करण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ये आपको बताना है। तो आप बताइए ये, तो ये क्या आपका क्या करता है? संतुलन को प्राप्त करने को, संतुलन की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये सब तो कर ही नहीं सकते। ठीक, तो आपका क्या करते हैं? संतुलन। अगला देखिए, 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में असफल रहता है। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? संरक्षण, आत्मकेंद्रियता, प्रतिवर्ती चिंतन, या फिर वैज्ञानिक तार्किकता? तो कोई है मनीष जो दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है, ठीक है, और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में क्या रहता है? असफल रहता है। तो ये किस चीज़ को बताता है? ये सीधी सी बात है कि अगर हम सिर्फ अपने ही चीज़ों के अपने ही दृष्टिकोण से किसी भी चीज़ को सिर्फ अपने दृष्टिकोण से देखें कि हम जैसे समझ रहे हैं वैसा ही सही है या गलत है, जो भी हमारा दृष्टिकोण गलत और सही दोनों हो सकता है किसी भी चीज़ के लिए, तो इस चीज़ को हम सीधे सीधे क्या कहेंगे? आत्मकेंद्रिता कहेंगे। ठीक है, मतलब क्या है? ये आत्मकेंद्रिता है। ठीक है, सेल्फ फोकस चीज़ है, ये खुद को ही सोचना है सब कुछ। लॉरेंस कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है उसका मत होगा, कानूनों तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए करना चाहिए, कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है, कानून तथा नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करना चाहिए, या फिर कानून तथा नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब वे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। ठीक है, नैतिक विकास जो मतलब ये विकास में ऐसा है कि कानून की व्यवस्था के चरण में है, तो उसका मत क्या होगा? किसी का नैतिक विकास अगर मोरल डेवलपमेंट हो रहा है तो वो क्या सोचेगा? वो नियमों का पालन करेगा। अगर आपका मोरल अच्छा है, आपका मोरल डेवलपमेंट अच्छा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? नियम कानून के हिसाब से सारी चीज़ें करेंगे। तो ये व्यक्ति भी क्या करेगा? ये व्यक्ति करेगा कि कानून के अधिकारियों की आज्ञा का पालन करेगा जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है। ठीक है, अगला देखिए,
लेव वाइगोस्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है? नैतिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, या फिर व्यक्तित्व विकास का मनोविज्ञानिक सिद्धांत, या फिर संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, या फिर लगाव का विकासात्मक सिद्धांत। तो इन्होंने क्या दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। किसने दिया है? लेव वाइगोत्स्की ने किस चीज का सिद्धांत दिया है? इन्होंने दिया है संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है, मतलब थोड़ा सा उसको डिफिकल्टी महसूस हो रही। चुनौती महसूस करने का मतलब डिफिकल्टी महसूस कर रहा है, ठीक, प्रॉब्लम फेस कर रहा है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? कोई अध्यापक हो या अध्यापिका हो, उसे क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को अनदेखा कर देना चाहिए? ये तो करना ही नहीं है आपने। विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए। इसको देख लेते हैं अभी। सीधे तौर पर सही जवाब बता देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जवाब सही जवाब बता देंगे तो वो उसको करने की कोशिश नहीं करेगा और उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, सवाल को हल न कर पाने के लिए विद्यार्थी को दंडित तो सीटेट में सवाल में जहाँ कहीं दंडित वाला सीन आए वहाँ तुरंत क्रॉस कर देना, उसको तो देखना भी नहीं है। ठीक, तो सीधी सी बात है कि अगर वो कहीं फंस रहा है, ठीक है, अगर वो कोई टारगेट यहाँ पर है और वो बच्चा यहाँ तक चल के अपने से आ गया है, तो अब उसे सुगम बनाइए, उसका रास्ता सुगम बनाइए। उसे क्या करिए? उसे आप दीजिए क्या? अगले कदम हेतु संकेत और इशारे दीजिए, जिससे कि वो क्या कर दे? उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। एक बार जब आप इस तरीके से उसको सॉल्व करवाएंगे तो अगली बार वो खुद से सॉल्व करना सीख जाएगा। ठीक, अगला देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर जितना हो सके उतना कंठस्थीकरण करने हेतु, मूर्त पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने की ओर, या फिर सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सृजन की ओर। ठीक है, ज्ञान लेना ही मेन उद्देश्य होता है। ठीक, और आप एक्टिवली ज्ञान लीजिए। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ लिया, याद कर लिया, रट लिया और काम हो गया। ऐसा नहीं, कि आप एक्टिव रहिए, रिस्पॉन्स दीजिए और चीज़ों में इन्वॉल्व होइए। जो भी स्टडी चल रहा है उसमें बच्चा जब इन्वॉल्व होगा तो उसका बेहतर क्या होगा? ज्ञानार्जन होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि वो सक्रिय भागीदारी करेगा। जब एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान अर्जन की ओर या ज्ञान लेने के लिए। ठीक है, अगला देखिए, हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में से निम्न में से कौन सी शामिल नहीं है? ठीक है, नहीं पे फोकस करना भैया। नहीं है भाषाई बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि या संगीत बुद्धि। इसमें आपको बताना है कि उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में कौन से बुद्धि नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं? उन्होंने कितनी बुद्धि बताई थी? उन्होंने 8 बहुबुद्धि सिद्धांत या 8 बहुबुद्धियां बताई थी, जिसमें से आपका जो है भावनात्मक बहुबुद्धि नहीं है। उन्होंने कितनी बताई थी? 8 बताई थी, जिसमें आपका भावनात्मक बुद्धि शामिल नहीं है। ठीक है, कौन कौन सी थी 8 वो? एक तो आपका ये था भाषाई बुद्धि, उसके बाद क्या था आपका स्थानिक बुद्धि, संगीत बुद्धि, उसके बाद कौन सी बुद्धि थी आपकी? दृष्ट स्थानिक योग्यता, तार्किक गणित संबंधित योग्यता, शारीरिक क्रियात्मक योग्यता, अंतर्वैयक्तिक योग्यता और अंतर्वैयक्ति योग्यता और प्राकृतिक योग्यता। तो ये 8 टाइप की जो बुद्धियां थी उसमें से भावनात्मक वो नहीं थी। एक कथन दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। कारण, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते व समझते हैं। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है या फिर ये बाकी के ऑप्शन। तो देखिए, जब बच्चे को उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी तो सही है बिल्कुल कि वो बेहतर तरीके से समझेगा। बच्चे दूसरी भाषा में शुरू में ही नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जो उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी तो वो बेहतर ढंग से समझने की प्रयास करते हैं और बेहतर ढंग से वो समझ भी पाते हैं और अधिक तेजी से सीखते हैं अवधारणाओं को। ठीक है,
तो सिंपल सी बात है कि जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है ये आपका सही आंसर है कि ये जो है आर आपका सही कारण है। ठीक है, इस अभिकथन का आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है ए की। समझ रहे हैं? एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादों से किस प्रकार निपटना चाहिए। एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादों से कैसे, विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए, वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादों को चुनौती दे, विद्यार्थियों के एक समान जेंडर आधारित समूह बनाने चाहिए, या फिर कक्षा में जेंडर आधारित मुद्दों पर बात नहीं करनी चाहिए। अब क्या है, विद्यार्थियों में जो जेंडर रूढ़िवादिता फैली है उससे आपने कैसे निपटना है। ठीक है, ये आपको सीधी सी बात है। तो आपका सीधा सीधा ऑप्शन है कि वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादों को चुनौती दे। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए एज अ टीचर, आपको क्या करना चाहिए, वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादों को चुनौती दे। ठीक है, अगला देखिए, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। केवल प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए, केवल सुविधा वंचित समूहों के सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए, प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं की नकारात्मक प्रस्तुति करनी चाहिए, या फिर विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। अब मतलब मल्टी कल्चरल क्लास है, बहुत से अलग अलग कल्चर के अलग अलग संस्कृति के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, तो हम उन्हें अलग नहीं कर सकते, या किसी की संस्कृति प्रथाओं को हम दबा नहीं सकते, या किसी की बहुत ज़्यादा आप सराहना या फिर उसको बहुत ज़्यादा महत्व तो नहीं दे सकते। तो आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा कि एक क्लास में अगर 20 बच्चे तो मे भी कि वो अलग अलग संस्कृति के हों, तो आपने क्या करना है, सबको एक साथ लेकर के चलना है और उनकी जो भी व्यक्तिगत विभिन्नता है उनका आपने क्या करना है, सम्मान करना है। ठीक है, अलगाव वाला कोई काम नहीं करना है। जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ की अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तब इसे क्या कहा जाता है। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, असतत मूल्यांकन या फिर योगात्मक मूल्यांकन। कब, जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। इन चारों ऑप्शन में से क्या कहा जाता है ये आपने बताना है। देखिए और सोचिए और बताइए तो आपको समझ में आएगा। तो ये सीधा सीधा है, ये है अधिगम के लिए आकलन। क्या कहा जाता है इसको, अधिगम के लिए आकलन। और ये क्यों जरूरी है, इससे आपका क्या हो जाता है, यह शिक्षार्थी के ज्ञान, कौशल और मूल्यों को विकसित करने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला, सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में विभिन्नता होने के बावजूद उनके स्वभाव गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है। सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में विभिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना, ये तो बेटा सीधे सीधे किसके लिए होता है, ये समावेशी प्रकार की जो कक्षा होती है उसके लिए होता है। ठीक है, अगला देख लो, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए उन्हें अत्यधिक लिखित कार्य दे, उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें, उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें, उन्हें कक्षा से अलग बैठाए, तो बिल्कुल भी नहीं करना है, लिखित कार्य भी नहीं देना है, उन्हें अनदेखा करे, ये भी नहीं करना है। यहीं से कट गया तो आपने ऑप्शन क्या बचा बेटा, ये बचा है कि उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। देखिए, बच्चे को किसी भी कंडीशन में आपने ज़्यादा लिखवाना नहीं है, ज़्यादा याद नहीं कराना है, उसे कोई दंड नहीं देना है, उसे अनदेखा नहीं करना है, निगलेशन नॉट अलाउड। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करिए और उसे अवसर दीजिए आगे बढ़ने का। निम्नलिखित में कौन सी अधिगम आवश्यकता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता, हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है। ठीक है, ये एक डिसेबिलिटी है जो प्रभावित करती है।
पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य, भाषा वैकल्य और गति समन्वय वैकल्य। ठीक है, ये क्या करता है, किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य, इसका मतलब है ये इसकी मोटर प्रॉब्लम है, मतलब जो आपकी मोटर नर्व्स है वहां से प्रॉब्लम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका गति समन्वय वैकल्य। इसे क्या कहेंगे हम, गति समन्वय वैकल्य कहेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपने, इसमें कई प्रकार की अक्षमता है जिसकी क्लास में एक अलग से ले लूंगा। आपको सारी डिसेबिलिटी, पढ़ने की, लिखने की, देखने की, सुनने की, जो डिसेबिलिटी होती है सब आप में करा दूंगा। ठीक है, स्वालीनता, ऑटिज्म से जूझते विद्यार्थियों में पहचान हेतु किन विशिष्ट गुणों की संभावना रहती है। संप्रेषण में कठिनाई, सभी के साथ अंतःक्रिया करने की इच्छा, बुद्धि लब्धि का बहुत कम स्तर, या फिर उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल। तो जो स्वालीनता है, इससे जूझते हुए बच्चे में क्या क्या समस्या हो सकती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये सीधे सीधे स्वालीनता में क्या हो जाएगा, ये संप्रेषण में कठिनाई हो जाएगी। किस में हो जाएगी, संप्रेषण में कठिनाई हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके के बच्चे में कैसा होता है, मस्तिष्क संबंधी विकार हो जाता है। ठीक है, स्वालीनता जो ऑटिज्म है उसमें क्या हो जाता है, मस्तिष्क संबंधी विकार हो जाता है, इसलिए उसको क्या होती है, संप्रेषण में कठिनाई हो जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान विशेषता नहीं है, नहीं पे फोकस करना। जिज्ञासा की प्रबल भावना, अभिसारी सोच, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, या फिर नवाचारी अनूठे विचार। तो भाई सीधी सीधी बात है कि जो आपका सृजनात्मक क्रिएटिव बालक है उसमें क्या हो जाएगा, जिज्ञासा की प्रबल भावना होती है, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल भी होता है, और नवाचारी अनूठे विचार भी होते हैं सृजनात्मक बालक में। जो क्रिएटिव स्टूडेंट होते हैं, क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं, क्रिएटिव बच्चे होते हैं। ठीक है, तो आपका बचा क्या, आपका बचा अभिसारी सोच। ये किसी क्रिएटिव या जो है आपका सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान विशेषता नहीं होती है। ठीक है, जो आपका सृजनात्मक विद्यार्थी होता है वो में ये तीनों चीजें होती हैं, पहली, तीसरी और चौथी। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए, तथ्यों के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की ओर उन्मुख होनी चाहिए, समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। ये आपकी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो क्या सुझाती है, पाठ्य पुस्तक तक तो सीमित नहीं रहना है, कंठस्थीकरण भी नहीं करना है। ठीक है, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए भी उन्मुख नहीं होती है, ये होती है आपके समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। ये जो आपका सुझाता है क्या, राष्ट्रीय नीति, जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। ठीक है, ये कब हुई है घोषित, ये हुई है 19 जुलाई 2020 को घोषित की गई है। कब घोषित की गई है, 19 जुलाई 2020 में। ठीक है, आपको देखना है हर शिक्षा नीति जो भी जिस सन में भी शिक्षा नीति आई है वो आपको देखनी है। ठीक है, ये 29 जुलाई 2020 को ये घोषित हुई थी। ठीक है, कब घोषित हुई थी, 29 जुलाई 2020 को घोषित हुई थी। अगला, एक कक्षा में विद्यार्थियों के चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों के चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतर हैं, उसको अध्यापिका द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा मिटाए जाने चाहिए, संज्ञानात्मक असमानता के परिणाम के रूप में देखना चाहिए, या फिर उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता पूरी हो सके। तो सीधे सीधे कुछ आपको देखना नहीं है, आपको ये सीधा सीधा आंसर मिल रहा है, आंसर नंबर 4 ये आपका है राइट आंसर। ठीक है, एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को डैश रूप में तथा शिक्षार्थियों को डैश रूप में
अपेक्षित करती है। ज्ञान का प्रदाता अध्यापक को किस रूप में, ज्ञान का प्रदाता, और शिक्षार्थियों को ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहण करता। ये तो बिल्कुल ही नहीं, ज्ञान निष्क्रिय कैसे हो जाएगा, कैसे निष्क्रिय ग्रहण करता हो जाएगा, वो एक्टिव होगा ना। क्या करेगा ज्ञान, ऐसे क्या बच्चे निष्क्रिय रहते हैं क्या क्लास में, नहीं ना, तो ये तो होगा ही नहीं। जानकारी का प्रभुत्वधारी स्रोत अधीनस्थ प्रतिभागी, ये भी बिल्कुल नहीं, गलत। सुसाधक ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी, और अगला है तानाशाह आज्ञाधीन जीव, ये तो बिल्कुल नहीं। तानाशाह होता है क्या टीचर, नहीं, आपने क्या होना है, सुसाधक, जो साधक, ठीक है। बच्चों को क्या होता है, टीचर एक तरीके का आपको गाइड करने वाला होता है, किसी भी समस्या का समाधान करने वाला होता है, ठीक है। और बच्चे क्या होते हैं, ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी होते हैं भाई, वो निष्क्रिय थोड़ी होते हैं, वो एक्टिव होते हैं बच्चे, तभी तो सीखते हैं। रेयान ने कुछ दिन पहले ही जाना कि अंग्रेजी के किसी शब्द के पीछे ईडी लगाने से उस शब्द का रूप वर्तमान से भूतकाल में बदल जाता है। इस जानकारी को पाने के बाद रेयान हर शब्द का भूतकाल रूप दर्शाने के लिए यह तरीका अपना रहा है। बच्चों द्वारा किसी नियम को हर दशा में निरूपित करने का यह रुझान उनकी अपनी सोच की क्या होता है, किस प्रवृत्ति को दर्शाता है, ये अति नियमित प्रणाली है। ये क्या है, अति नियमित है, ठीक है। हर चीज में एक ही जैसा रूल थोड़ी लगता है, हर चीज में एक ही जैसा, हर चीज को बनाने के अलग अलग नियम है, ठीक। ईडी लगा देने से सब भूतकाल थोड़ी रहता, पास्ट टेंस हो जाता, उसके भी बहुत सारे नियम हैं। अगर बच्चा इस तरीके की सोच को अपना रहा है तो इसका मतलब है वो अति नियमित सोच को अपना रहा है या अति नियमित प्रवृत्ति को अपना रहा है। ब्रेन स्टार्मिंग विचारावेश को एक तकनीक के रूप में बच्चे में विकसित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। अब सारी सोच प्रक्रियात्मक स्थिरता, अनुक्रिय समुच्चय। पहले तो समझो कि ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है कि अगर एक समस्या आपको दे दी गई है तो आप सिर्फ एक समाधान पर डिपेंड ना रहें। इसका मतलब है कि आप अलग अलग तरीके से उस चीज को सोचें, ठीक है। आपका ब्रेन क्या होगा, ये अलग अलग तरीकों से उस समस्या को सोचेगा, तो आपका ब्रेन क्या होगा, और तरीके से डेवलप होगा। ऐसे ही होते हैं क्रिएटिव माइंड वाले बच्चे, वो एक समस्या को अलग अलग तरीके से सोचते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अब सारी सोच विकसित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। अगला देखो, रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, सभी बच्चों को मानक निर्देश देना, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे, सभी बच्चों से समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा करना, बच्चों की विधिक आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहना। तो सब ये तो तीनों ही बिल्कुल सही गलत मतलब ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले जहां पर सब मिल करके डेवलपमेंट हो, जहां हर बच्चे पर फोकस किया जाए, यही है बेसिक। आपको एज ए टीचर समझना है, ये रटी रटाई कोई थ्योरी नहीं है। रटी रटाई थ्योरी आपको कब काम आएगी, उसको आपको अप्लाई करना आना चाहिए। आप एज अ टीचर क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको हर बच्चे पे, हर बच्चे की क्षमता को विकसित करना है, किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप को नहीं, किसी पर्टिकुलर एक बच्चे को नहीं, ठीक है ना, किसी का निगलेशन करना है। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है, समस्या को परिभाषित करना, समस्या की पहचान, प्रासंगिक जानकारी की खोज या परिकल्पना का निरूपण। बेटा तो सबसे पहले तो तुम समझोगी, पहला क्या चरण होगा, पहले तो तुम समस्या समझो, पहले समस्या तो समझो, समस्या की पहचान करो। जब समस्या की पहचान नहीं तो समाधान कैसे करोगे, किसी भी समस्या का समाधान कैसे करोगे। समस्या का समाधान करने के लिए तुम्हें क्या होना चाहिए, समस्या की पहचान होना चाहिए। यही होता है क्या, पहला चरण, ठीक है। अगला देख लो, प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा ना भैया, अंकों के लिए कुछ नहीं करना। प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरक कारकों के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करें ना। पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करें और उन लक्ष्यों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए कठोर मानदंड बिल्कुल नहीं। बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता करें और उसी दिशा में कार्य करने में उनका समर्थन करें, तब तो आपको प्राथमिक विद्यालय में छात्र प्रेरित होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है। तो आपका सही जवाब क्या है, आंसर नंबर 4,
कि बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार निर्देशित करें। ठीक है, अगला देख लो। कथन है, संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यालयों को विद्यार्थियों की भावनात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। कारण, किसी समस्या या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है। ठीक है, कह रहे हैं कि संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यालयों को विद्यार्थियों की भावनात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। अब इस क्या ये कारण है, किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है। तो ये क्या है, ये तो व्याख्या क्या कर रहा है, सही नहीं कर रहा है, ये इसकी व्याख्या सही नहीं कर रहा है। तो सीधा सीधा आपका क्या ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है। ये अलग तरीके से सही है और ये अलग तरीके से सही है, इन दोनों का कोई मतलब कारण और प्रभाव नहीं है। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता। मेरे बच्चों, मेरे भाई बहनों, योग नहीं पे फोकस जरूर करना भैया। ठीक है, कुपोषण, समकक्षियों के साथ सहयोग, चर्चाएं, अपसारी चिंतन। तो अधिगम सीखने की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से कौन योगदान नहीं देता बेटा, तो कुपोषण नहीं देता है आपका। ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से जो योगदान नहीं देता है वो कुपोषण नहीं देता है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आज के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हैं, और आपको इससे आइडिया जरूर मिलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम अभी आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराएंगे, बहुत सारे प्रीवियस ईयर कराएंगे, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत होगी। ठीक है, अगर हमारा ये प्रयास, हमारा जो काम किए जा रहे हैं आपके लिए, जो हमारी कोशिशें की जा रही हैं आपको पढ़ाने की, समझाने की, अगर वो आपको अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।